Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your teacher. Today's topic is there. Why we use there in place of subject? Because there is a introductory subject that shows existence of something. यानी कि there का उपयोग एज ए डमी सब्जेक्ट किया जाता है क्योंकि there किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस को शो करता है। तो जैसे कि मैं बोलूं एक राजा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी देयर वॉज ए किंग। यानी कि किंग क्या कर रहा था, एग्जिस्टेंस कर रहा था, और इसके लिए प्रॉपर कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। तो कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर देयर को यूज एज ए डमी सब्जेक्ट करते हैं, ताकि जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस दिखाता है देयर कि वो चीज अस्तित्व में थी या है या होगी। तो तीनों ही टेंसेस में इसका उपयोग किया जाता है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। Let's have some definitions. Many sentences there does not show place, यानी कि sentences में कहीं पर there place को शो न करके instead of work as dummy subject, यानी कि इसके अलावा वो एक डमी सब्जेक्ट का भी काम करता है। कहने का मतलब देयर का मतलब होता है यहाँ, दिस इज ए एडवर्ब ऑफ प्लेस, बट इन सम सेंटेंसेस इट वर्क लाइक ए सब्जेक्ट, देयर इट इज नॉट ए शो ए प्लेस, इट वर्क्स एज ए डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट मीन देयर हैज नो रियल मीनिंग ऑफ इट्स ओन, यानी कि देयर का अकेले का कोई भी मतलब नहीं होता। इट इज यूज ओनली कंप्लीट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि यह सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए काम में लिया जाता है। इंग्लिश सेंटेंस यूजुअली नीड ए सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। व्हेन द रियल सब्जेक्ट कम्स लेटर, जब रियल सब्जेक्ट बाद में आता है, वी यूज देयर एट द बिगिनिंग टू दैट सेंटेंस, तब हम उस सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। अब देखते हैं कोज। देयर इज यूज डमी सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस, यानी कि यह अस्तित्व और उपस्थिति को दर्शाता है। वी यूज देयर प्लस बी टू से समथिंग एग्जिस्ट, यानी कि हम बी यानी कि हमारी वर्ब है, और देयर यहाँ पे एक डमी सब्जेक्ट है का उपयोग किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए किया जाता है। जब यह बताना हो कि कोई चीज मौजूद है तब देयर का प्रयोग होता है। जैसे कि देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, मेज पर एक पेन है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं। देखो दोस्तों, देयर को इस तरह से समझो कि कई बार जब सेंटेंस एक्चुअली में सब्जेक्ट होते हुए भी वो उससे शुरू नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कहा कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सारे छात्र, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स। इफ वी डू वी इफ वी मेक द सेंटेंस लाइक मैनी स्टूडेंट्स आर देयर आर इन क्लास, दिस डजंट मीन वेरी स्मूथ, but if we start with there are many students in the class, then it shows that क्लास में जो छात्र हैं उनका अस्तित्व या उनकी प्रेजेंस को शो कर रहा है। जैसे कि हम टेंसेस का यूज करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, जिनके प्रत्येक के चार यूज होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसी तरह से जो देयर होता है वो सभी टेंस के अकॉर्डिंग काम करता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट हो, या फ्यूचर इंडेफिनेट हो, या कोई दूसरा टेंस। तो दोस्तों अब हम इनको टेंस वाइज देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये दो तरीके से उपयोग में लिया जाता है। एक तो प्रेजेंट की बी वर्ब से, और दूसरा डू या डज की हेल्प से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना। पहला है दोस्तों अफर्मेटिव, और इसमें देर इज ए बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। देर आर टू स्टूडेंट्स इन द क्लास,
कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं। देखो दोस्तों, दोनों ही सेंटेंसेस में किताब और विद्यार्थी का एग्जिस्टेंस बताने के लिए हमने देयर का प्रयोग किया कि वे कहीं पर हैं। इसी तरह नेगेटिव, सबसे पहले देयर लगाएंगे, उसके बाद इज आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब देयर, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर कई बार ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब का भी काम करती हैं। देयर इज नॉट ए पेन हियर, यहाँ कोई पेन नहीं है। देयर आर नॉट एनी चेयर इन द रूम, कमरे में कुर्सियां नहीं हैं। तो इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ पेन एंड चेयर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। Next is interrogative. In interrogative, we put is, are in the outside of the sentence, then we put there and then subject. Is there a hospital nearby? क्या पास में अस्पताल है? Are there any teacher in the office? क्या दफ्तर में कोई शिक्षक है? Both these sentences are showing the existence. In first one, hospital. In second sentence, teacher. कि कहीं पर कोई है या नहीं है। यानी कि जैसे मैंने कहा पास में कोई अस्पताल है, तो यहाँ पास किसको शो करेगा? एक प्लेस को, और उस प्लेस के ऊपर किसी हॉस्पिटल होने का एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस है या नहीं है, इसको पूछा गया है। इसी तरह से दफ्तर में कोई शिक्षक है या नहीं है, कि दफ्तर में कोई शिक्षक यानी कि टीचर मौजूद है या नहीं है। इसी तरह से दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्मल यूजेस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस देयर, डू या डज प्लस वर्ब एंड एटसेट्रा। समाज में कई समस्याएं वास्तव में मौजूद हैं। देखो दोस्तों, समस्या यानी कि प्रॉब्लम, मौजूद है यानी कि एग्जिस्टेंस, यानी कि सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं मौजूद हैं। तो यानी कि जो समस्याएं हैं उनका एग्जिस्टेंस इसमें दिखाया समाज में। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर डू एग्जिस्ट मैनी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। समाज में कई समस्याएं वास्तव में मौजूद हैं। देयर डज रिमेन सम होप, क्या कुछ आशा भी बाकी है? देखो दोस्तों, जब हमने इज और आर से सेंटेंस बनाए थे तो उनके बाद वर्ब नहीं लगी, लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को फॉर्मल में यूज कर रहे हैं तो डू या डज के बाद हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। जैसे पहले सेंटेंस में हमने एग्जिस्ट और दूसरे में रिमेन का यूज किया। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर है तो हम उसके लिए डज का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस of present indefinite tense, there do not या does not plus verb, there do not exist any shortcut to success, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या शो किया गया? एक तो डू लगा जो बताता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी कि शॉर्टकट्स एक से ज्यादा हैं, यानी कि शॉर्टकट की प्लूरल फॉर्म क्या है? शॉर्टकट्स। इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया। और नेगेटिव है इसलिए नॉट का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमारी वर्ब है एग्जिस्ट। तो डू या डज का जब इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब आती है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, देयर डज नॉट रिमेन एनी डाउट, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। यहाँ पर देखो दोस्तों, रिमेन हमारी वर्ब है, एनी डाउट यानी कि कोई संदेह, जो सिंगुलर है इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। इसी तरह दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू देयर एग्जिस्ट एनी अल्टरनेटिव। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू देयर एग्जिस्ट एनी अल्टरनेटिव, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव, जिसकी प्लूरल फॉर्म हमने ली है अल्टरनेटिव, और हमारी वर्ब है एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे। अगला है दोस्तों, डज देयर रिमेन एनी चांस, एनी चांस इज आवर सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर एंड रिमेन इज आवर वर्ब, so we will use does. As you know that in interrogative sentences we start with WH word that is optional, and if the question say yes or no, then we start it with helping verb of that sentence. Here do and does are our helping verbs, so
they showing that something is plural or something is singular and that thing connected with verb. अगला है दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, जब किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में निकले तो हम उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग होती है वो होती है डू या डज। टू किसके साथ आती है? प्लूरल फॉर्म के साथ। और डज किसके साथ आती है? सिंगुलर फॉर्म के साथ। ये हम अभी देयर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो डू देयर नॉट एग्जिस्ट अदर मेथड्स। अदर मेथड्स इज प्लूरल, सो वी आर यूजिंग डू। एंड मौजूद को कहेंगे एग्जिस्ट, दैट इज आवर वर्ब। और नहीं के लिए हमने नोट का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले डू, फिर हमने देयर लिखा, फिर हमने नोट लगाया, फिर हमारी वर्ब एग्जिस्ट लगाई और फिर हमने हमारा सब्जेक्ट लिखा। क्योंकि दोस्तों एज ए सब्जेक्ट देयर पहले यूज हो चुका होता है, इसलिए जो सब्जेक्ट होता है वो जो वर्ब आती है हमारी देयर के सेंटेंसेज में, उसके बाद जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगला है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद आईएनजी। यहाँ पर देयर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा नाउन आता है, उसके बाद हमारी जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगता है और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लगता है। जैसे कि पार्क में एक लड़का खेल रहा है, देयर इज ए बॉय प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पे देयर देयर किसके लिए यूज किया? एग्जिस्टेंस ऑफ दैट बॉय। एंड boy is our subject, that is singular, so we are using is, and after it we are using ing form of playing, and another part of sentence is in the park. इसी तरह दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आर के साथ नॉट का इस्तेमाल हो जाता है। पार्क में कोई लड़का नहीं खेल रहा है, तो डमी सब्जेक्ट के तौर पे हमने देयर का यूज किया, जो किसके एग्जिस्टेंस को दिखाता है? बॉय की। दैट इज अवर सब्जेक्ट एंड अवर हेल्पिंग वर्ब इज बिकॉज बॉय इज ए सिंगुलर, देन वी पुट नॉट फॉर इट बिकॉज इट्स नेगेटिव, एंड आफ्टर इट वी यूज द ए बॉय। एंड खेलना की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है प्लेइंग, और कहाँ? इन द पार्क। तो देयर इज नॉट ए बॉय प्लेइंग इन द पार्क। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पार्क में कोई लड़का खेल रहा है? क्या जब हिंदी सेंटेंसेस के शुरू में क्या आ जाता है तो उसका आंसर आया में निकलता है, तो हम वाक्य की शुरुआत जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे करते हैं। देखिए दोस्तों हमने इस के कई एग्जाम्पल देख लिए, अब एक आर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या पुस्तकालय में छात्र पढ़ रहे हैं? हु इज रीडिंग इन द लाइब्रेरी? छात्र यानी कि स्टूडेंट्स। दैट आर शोइंग एग्जिस्टेंस बाय देयर। एंड दिस सेंटेंस स्टार्ट विद क्या, so it has answer yes or no, so we will put are because our subject is students, that is plural form। are there students, and पढ़ना को कहते हैं रीड, तो रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और पुस्तकालय को कहते हैं लाइब्रेरी। आर देयर स्टूडेंट्स रीडिंग इन द लाइब्रेरी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बीइंग प्लस नाउन, यानी कि वे है नो वर्ब इन सेंटेंस। जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होती और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का साउंड करता है, तब हम एज ए वर्ब बीइंग का यूज करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद में, और उसके बाद वो नाउन लगा देते हैं यानी कि हमारा सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे कि हॉल में एक मीटिंग हो रही है, देयर इज बीइंग ए मीटिंग इन द हॉल। यहाँ देयर शो करेगा एक डमी सब्जेक्ट को, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, और बीइंग का मतलब होना, हो रही है इसलिए बीइंग लगाया, वरना बी का मतलब होता है होना, और बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। एंड क्या हो रही है? एक मीटिंग। कहाँ पर? इन द हॉल। तो कंप्लीट सेंटेंस इज देयर इज बीइंग ए मीटिंग इन द हॉल। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर क्या होगा? देयर के बाद इज एम आर का प्रयोग होगा,
फिर नोट लगाएंगे और फिर बीइंग लगाएंगे और फिर नाउन। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हम WH वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। अगर आंसर हाँ या ना में निकल रहा है क्वेश्चन का, तो हम इसे इज एम आर से शुरू करते हैं, फिर देयर लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं, फिर नाउन लगाते हैं। इसी तरह दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इज एम आर प्लस देयर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस नाउन। वी हैव ए एग्जाम्पल फॉर इट। क्या कोई प्रगति नहीं हो रही है? प्रगति को कहते हैं प्रोग्रेस। हो रही नहीं के लिए नोट लगाएंगे, होना के लिए बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाएंगे। तो जो प्रोग्रेस है उसका जो एग्जिस्टेंस कौन दिखाएगा? देयर। और जो कि एक सिंगुलर है तो हम इसे स्टार्ट करेंगे इज दे। इज देयर नॉट बीइंग एनी प्रोग्रेस। अब चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट पर। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य। देखिए दोस्तों, देयर के बाद प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट की जो हेल्पिंग वो होती हैं, वो होती हैं हैज या हैव। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। और उसके बाद में हमारी वर्ब नहीं होती इन सेंटेंसेस में, तो हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज लेते हैं। जैसा कि हम टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसी तरह यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाते हैं और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। वहां एक समस्या हुई है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, एक समस्या हो चुकी है या है। तो इसका शुरू करेंगे हम डमी सब्जेक्ट देयर से, फिर हैज बीन लगाएंगे क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, एक सिंगुलर वर्ब है इसलिए हैज लगाया। होना के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाया। और फिर प्रॉब्लम कहते हैं समस्या को। तो कंप्लीट सेंटेंस बन गया देयर हैज बीन ए प्रॉब्लम। अगला है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, देयर हैज और हैव नॉट बीन प्लस नाउन। यानी कि ऊपर वाले की तरह ही बनेंगे ये सारे सेंटेंसेस, बस हैज हैव के बाद में नोट और फिर हमारी जो वर्ब होती है बी की थर्ड फॉर्म बीन वो लग जाती है। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि WH वर्ड से शुरू हो सकते हैं, और अगर वाक्य के शुरू में क्या आया है तो हैज हैव से शुरू हो सकते हैं। और उसके बाद हैज हैव किसके अनुसार लगेंगे? हमारे नाउन के अनुसार। और बीच में क्या आ जाएगा? बीन। तो सब्जेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हैज हैव प्लस देयर प्लस बीन प्लस नाउन। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या कोई बदलाव हुए हैं? बदलाव को हम कहते हैं चेंजेस। चेंज, और यहाँ पे एक से ज्यादा है तो चेंजेस। दैट शोज इट्स प्लूरल, सो वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद हैव देयर, और होना के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन। एनी, एनी का मतलब होता है कोई, और चेंजेस मतलब बदलाव। हैव देयर बीन एनी चेंजेस। तो दोस्तों अगला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें बस देयर और बीन के बीच में नोट लग जाता है, जैसा कि हमने इंटेरोगेटिव में देखा। WH वर्ड से शुरू कर सकते हैं या फिर हैज हैव से तो शुरू होगा ही, फिर देयर, फिर नोट प्लस बीन प्लस नाउन। इसी तरह दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम जानते हैं कि से हो रही है, हो रहा है, हो रहे हैं। तो से दिखाता है टाइम को, जिसके लिए हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट में किसी समय से हो रहे हैं और अभी जारी हैं, इनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो बारिश के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए देर का यूज किया, और चूंकि बारिश एक सिंगुलर है इसलिए हैज बीन का उपयोग किया। फिर बारिश होना के लिए कहते हैं रेनिंग, और फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का इस्तेमाल हुआ। देयर हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अगला है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सिंपली बस एक बदलाव होता है, हैज हैव और बीन के बीच में नोट लग जाता है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है। इंटेरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज है वो बाहर आ जाती हैं, फिर देयर लगाते हैं, फिर बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम और जो
रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बस इतना फर्क है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसमें बीन और वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बीच में नोट नहीं लगा हुआ था, इसमें नोट लगा सकते हैं। एंड देयर अनदर टाइप ऑफ कंडीशन कैन बी हैज और हैव की कॉन्ट्रैक्शन नोट के साथ लगाकर हैजंट और हैवंट का यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट में हम जानते हैं कि जो सिंपल पास्ट इंडेफिनेट होता है उसमें दो वर्ब होती हैं, वोज या वर। तो चूंकि इसमें हम कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाते हैं पास्ट में, तो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो या तो वोज वोज होती है या वर होती है। वोज किसके साथ लगाएंगे? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और बाकी सबके साथ वर। मेज पर एक किताब थी, यानी किताब को एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हमने देयर का प्रयोग किया, और चूंकि बुक हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है तो हमने वॉज का इस्तेमाल किया। और कहाँ पर है? ऑन द टेबल। तो कंप्लीट सेंटेंस विल बी देयर वॉज ए बुक ऑन द टेबल। इसी तरह नेगेटिव है दोस्तों, बस फर्क इतना है इसमें हमारी मेन वर्ब वॉज और वर्ब और नाउन के बीच में नोट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में वॉज और वर्ब बाहर आ जाते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में से हमारा जो वॉज वर्ब के बाद देयर आता है, फिर नोट लगाते हैं, फिर नाउन, और फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है सेंटेंस का वो। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो वॉज वर्ब होती हैं, और हमें पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस में। और जैसा कि हमने बता चुका हूं कि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, और बाकी सभी के लिए वर। वहां एक आदमी खड़ा हो रहा था, तो यहाँ आदमी का एग्जिस्टेंस दिखाया देयर ने, और आदमी एक वचन है तो यानी कि सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल किया। फिर हमारा सब्जेक्ट ए मैन यानी कि आदमी लगाया। फिर खड़ा होना के लिए खड़ा हो रहा था के लिए स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, उसका आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग, बाहर के लिए आउटसाइड। देयर वाज ए मैन स्टैंडिंग आउटसाइड। इसी तरह दोस्तों नेगेटिव है। नेगेटिव में फर्क इतना है, बस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है और सब्जेक्ट है उससे पहले नोट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाती हैं, और देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमें पता है कि जो इंटेरोगेटिव था उसमें नोट और जोड़ दें तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाता है। इसी तरह दोस्तों पास्ट परफेक्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट हमने पता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका हो, यानी कि पास्ट में पूरा हो चुका हो, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये देयर वाले सेंटेंसेस हैं तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी होना के लिए वो होगी बीन, और हमें हमें लगाना पड़ेगा हैड और हमारी हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो देयर हैड बीन प्लस नाउन। वहां एक समस्या हुई थी यानी कि किसको दिखा रहा है? की थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट को। और वहां एक समस्या यानी कि समस्या के एग्जिस्टेंस के लिए हमने यूज किया देयर, फिर हमने लगाया हैड, और होना के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाया, और एक समस्या के लिए हमने ए प्रॉब्लम लगाया। तो ये बन गया देयर हैड बीन ए प्रॉब्लम। इसी तरह नेगेटिव में दोस्तों सिर्फ हैड और बीन के बीच में नोट लग जाता है, फिर इंटरोगेटिव में हैड बाहर आ जाता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देयर और बीन के बीच में नोट लग जाता है। इसी तरह दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। जिस तरह से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर या के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की लग रही थी, तो इसमें भी चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है जो से प्लस टाइम को दिखाता है, जिसके लिए हम सिंस फोर का यूज करते हैं, तो दोस्तों हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देयर हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वहां 2 घंटे से बारिश हो रही थी।
तो बारिश के एग्जिस्टेंस के लिए हमने लगाया देयर। हो रही थी, ये किसको शो कर रहा है? कंटिन्यूस को। और से किसके लिए है? टाइम के लिए। तो जब टाइम और कंटिन्यूस दोनों से शो करे तब हमारा सेंटेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो भी पास्ट का, तो हम लगाएंगे हैड बीन। बारिश होना के लिए आईएनजी फॉर्म रेनिंग। और कब से? 2 आवर यानी कि 2 घंटे से। तो यह हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो हम लगाएंगे 4। इसी तरह अगला है दोस्तों, सुबह से एक बैठक चल रही थी। एक बैठक हमारी सब्जेक्ट है, जिसका मतलब होता है ए मीटिंग। और इसके एग्जिस्टेंस के लिए हमने लगाया देयर। और हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई हैड। होना के लिए बी की थर्ड फॉर्म बी। एंड चलना के लिए लगाया गोइंग ऑन। और कब से? मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग इज ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम लगाएंगे सिंस। देयर हैड बीन ए मीटिंग गोइंग ऑन सिंस मॉर्निंग। इसी तरह दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे हैड और बीन के बीच में नोट लग जाता है। इंटरोगेटिव में हैड बाहर आ जाता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड बाहर आने के बाद देयर और बीन के बीच में नोट लगता है। इसी तरह हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं दोस्तों। वी नो दैट इन फ्यूचर टेंस वी यूज हेल्पिंग व विल और होना के लिए बी। और अगर सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों नाउन के लिए बी का यूज करते हैं। बी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ होना, यानी कि फर्स्ट किसी चीज की होने को दर्शाने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बी। और चूंकि हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल के बाद, तो ये किसी ना किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट देयर आएगा, फिर विल लगाएंगे, फिर बी। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वो लगाएंगे, अगर प्लूरल नाउन है तो वो लगाएंगे। अदरवाइज सिंपली सेंटेंस के आगे का बचा हुआ पार्ट रख देंगे। जैसे कि कल एक बैठक होगी, बैठक को कहते हैं मीटिंग। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो। और भी हम जानते हैं दोस्तों, फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होते हैं उनमें जो एडवर्ब होती है वो शो करती है फ्यूचर टाइम को। जैसे कि टुमारो, वन डे आफ्टर, आफ्टर वन डे, वन आफ्टर वन ईयर, सो लाइक दैट। नेगेटिव सेंटेंस तो दोस्तों, जो फ्यूचर इंडेफिनेट के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नोट विल और बी के बीच में लग जाता है। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर क्या से शुरू हो रहे हैं तो हमारी विल बाहर आ जाती है। और फिर देयर लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर नाउन। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, क्या कल परीक्षा होगी? होगी दिखाता है फ्यूचर इंडेफिनेट को। और क्या शुरू में आया है तो इसका आंसर हाँ ना में निकलेगा, यानी कि जो सेंटेंस है वो विल से शुरू होगा। फिर देयर लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ए टेस्ट टुमारो लगाएंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा विल देयर बी ए टेस्ट टुमारो। अगला है दोस्तों नेगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में हम जानते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसका एक्सप्लेनेशन देना हो तो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करते हैं। अन्यथा अगर क्या शुरू में आया है हिंदी सेंटेंस के और वो आंसर कर रहा है यस नो, तो हम सिंपली विल लगाते हैं, फिर देयर लगाते हैं, फिर नोट प्लस बी प्लस नाउन। क्या कोई समाधान नहीं होगा? समाधान को कहते हैं सॉल्यूशन, दैट इज अवर सब्जेक्ट। और कोई को कहते हैं एनी। और चूंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल। और विल और नोट का कॉन्ट्रैक्शन हम सीधा यूज में ले सकते हैं वॉन्ट, देयर, बी, एनी, सॉल्यूशन। अब चलते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि दोस्तों हमने हर कॉन्टिन्यूअस में देखा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसके बाद हमारा नाउन लगता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है वो लगता है। और फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अनदर जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो लगता है। जैसे कि पार्क में बच्चे खेल रहे होंगे। बच्चे कहाँ पर खेल रहे होंगे? पार्क में। इसको दिखाने के लिए, इसका एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हमने देयर लगाया। फिर विल भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाया। फिर हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, वो लगाया। उसके बाद खेलना की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग लगाया। और कहाँ पर जो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन द पार्क। पार्क में बच्चे खेल रहे होंगे, देयर विल बी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क।
दफ्तर में बाहर लोग इंतजार कर रहे होंगे। लोग को कहते हैं पीपल। क्योंकि यह एक प्लूरल नाउन है, तो भी हम इसके साथ विल बी का ही यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फ्यूचर में विल का प्रयोग दोनों ही तरह के सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हम वेट जो हमारी लोग हैं उनका एग्जिस्टेंस दिखाएंगे देयर के द्वारा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, फिर हमारा सब्जेक्ट पीपल, फिर हमारी जो वर्ब है वेट इंतजार करना उसका आईएनजी फॉर्म वेटिंग, और कहाँ पर आउटसाइड द ऑफिस जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसको जोड़ेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा देयर विल बी पीपल वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों, इसमें सिर्फ फर्क इतना है विल और बी के बीच में नोट लग जाता है, जो किसी नकारात्मक सेंटेंस को दिखाता है। इंटेरोगेटिव में हम विल बाहर ले आते हैं और देयर के बाद बी लगाते हैं और फिर नाउन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या छात्र परीक्षा दे रहे होंगे, छात्र हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो छात्र एक से ज्यादा हैं तो स्टूडेंट्स। तो हमने सबसे पहले क्या लगाया विल, क्योंकि हिंदी का सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, क्या से, तो जिसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा। तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे विल से, तब लगाएंगे देयर, फिर लगाएंगे बी, फिर स्टूडेंट की प्लूरल फॉर्म स्टूडेंट, फिर हमारी जो वर्ब है वो लगाएंगे राइटिंग, यानी कि परीक्षा देना, यानी कि परीक्षा में लिखना। तो राइटिंग व्हाट, द एग्जाम, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस विल बी विल देयर बी स्टूडेंट राइटिंग द एग्जाम, क्या छात्र परीक्षा दे रहे होंगे। इसी तरह दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसमें बस फर्क इतना होता है देयर के बाद नोट लग के बी लग जाता है। अगला है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं विल के साथ हैव लगता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन लगाते हैं, जो कि वैसे तो पास अगर टेंस के हिसाब से देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे होना को दर्शाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन का उपयोग करते हैं। जैसे 5 बजे तक बैठक हो चुकी होगी, तो चुकी होगी ये साउंड करता है फ्यूचर परफेक्ट को, और बैठक हमारी यहाँ पे मीटिंग है, जो कि जिसका एग्जिस्टेंस हम देयर से दिखाएंगे। तो देयर विल हैव, जो कि हमारी हेल्पिंग विल हैव वो लगाया, उसके बाद में होना की थर्ड फॉर्म बीन लगाया, ए मीटिंग बाई 5 PM, जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो लगाया, और कंप्लीट सेंटेंस बन गया देयर विल हैव बीन ए मीटिंग बाई 5 PM। इस तरह नेगेटिव है दोस्तों, विल हैव के बीच में नोट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में अगर WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड, अन्यथा विल को बाहर ले आएंगे, फिर देयर, फिर हैव प्लस बीन प्लस नाउन प्लस टाइम रेफरेंस। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्क कितना होता है, जहाँ पे इंटेरोगेटिव था उसमें हैव से पहले नोट लग जाता है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें क्या दर्शाता है, किसी कोई कार्य फ्यूचर में किसी समय से जारी रहेगा। तो जैसे कि यहाँ 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे होंगे, 2 घंटे से के टाइम के लिए आया, 2 घंटे हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम इसके साथ फॉर लगाएंगे और हमारा 2 घंटे को बोलेंगे 2 आवर्स, और इंतजार करना हमारी वर्ब है, तो वेटिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस में, और लोग हमारा सब्जेक्ट है यानी कि पीपल। तो कंप्लीट सेंटेंस विल बी देयर, फिर हमारी हेल्पिंग ऑफ विल हैव, और फिर बीन, और पीपल हमारा सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, फिर हमारी वर्ब वेटिंग यानी कि इंतजार करना, हियर फॉर 2 आवर, हियर यहाँ पे एडवर्ब हुआ प्लेस के लिए, और फॉर 2 आवर जो दिखाता है 2 घंटे की अवधि को। तो कंप्लीट सेंटेंस देयर विल हैव बीन पीपल वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। इसी तरह नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव में सिर्फ विल और हैव के बीच में नोट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में विल बाहर आ जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल बाहर आने के बाद देयर के बाद नोट हैव बीन लगाते हैं, और फिर हमारा जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो लगाते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की सिंस फॉर और टाइम का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार मॉडल है,
मॉडल में क्या होता है दोस्तों, जो मॉडल होता है उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी में होना का सेंस आएगा, तो कैन के बाद होना के सेंस में बी का प्रयोग करेंगे, जो होना को फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे कि समाधान हो सकता है, समाधान का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए देयर यूज किया, सकता है के लिए कैन यूज किया, और होना के लिए बी यूज किया, और समाधान को कहते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन, कंप्लीट सेंटेंस विल बी देयर कैन बी ए सॉल्यूशन। इसी तरह में से है दोस्तों, देरी हो सकती है, देरी के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए देयर हो सकती है, यानी कि थोड़ा संदेह है तो में लगाया, और बी मतलब होना, और फिर ए डिले मतलब देरी, देयर में बी ए डिले। तो इसी तरह दूसरे मॉडल के साथ इनका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।